एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आते हैं रूल नंबर 1 पे। आई होप सभी स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेके बैठे हैं, सभी स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेके बैठे हैं। तो सबसे पहला जो रूल है हमारा दैट इज रूल नंबर 1। बट उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें, सब जगह पहुंचा दें, और जितने बच्चे शेयर करते जा रहे हैं वो मुझे बता दें, जिससे कि मैं उन्हें पर्सनली थैंक यू भी बोल सकूं। हाँ, तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने बच्चों ने शेयर कर दिया बता दीजिए। थैंक यू कृष्ण पोपली, थैंक यू, हाँ जी थैंक यू, हाँ जी एवरीवन। चलिए, तो सभी बच्चों ने शेयर कर दिया है। ओके, सो आई होप एवरीवन हैज शेयर्ड दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 रूल्स ऑफ द 120 सीरीज आर हियर, जिसमें से पहला रूल है इन्वर्जन का, जो आपको हर बहुत सारे क्वेश्चंस में, हर एग्जामिनेशन में मिलता ही मिलता है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है, हार्डली से स्टार्ट होता है, स्केर्सली से स्टार्ट होता है, जब भी कोई सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है, हार्डली से स्टार्ट होता है, स्केर्सली से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है। नो सूनर से स्टार्ट हुआ, हार्डली से स्टार्ट हुआ, स्केर्सली से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर डिड आई स्टार्ट टीचिंग, मैंने मुश्किल से पढ़ाना स्टार्ट ही किया था, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, मैंने पढ़ाना शुरू ही किया था, बारिश होना शुरू हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे नो सूनर से स्टार्ट था, इसलिए इसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई और फिर सब्जेक्ट लगाया और फिर मेन वर्ब लगाई। मतलब नो सूनर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन सब्जेक्ट होगा और फिर मेन वर्ब होगी। एग्जाम्पल देखिए, लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल्स देखिए। हार्डली के आगे क्या लगाया? हैड लगाया। हार्डली के आगे हैड लगाया, स्केर्सली के आगे हैड लगाया, नो सूनर के आगे हैड लगाया। मतलब जब भी ये वर्ड्स स्टार्टिंग में आएंगे, आप उनके आगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। और इसका मतलब क्या होता है? मुश्किल से ये काम हुआ ही था कि दूसरा काम शुरू हो गया, मुश्किल से ये काम हुआ ही था कि दूसरा काम शुरू हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, हमेशा याद रखना, हार्डली स्केर्सली के लिए जो कनेक्टर यूज होता है वो WHEN व्हेन होता है। हार्डली और स्केर्सली के लिए जो कनेक्टर होता है वो व्हेन होता है, जबकि नो सूनर के लिए जो कनेक्टर होता है वो क्या होता है? देन होता है। नो सूनर के लिए कनेक्टर THAN देन होता है। हाँ, अभी आप शॉर्ट में नोट कर सकते हैं, इसका PDF आपके साथ आपको डेफिनेटली मिलेगा। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले रूल पर आते हैं, रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, वो है हु और हुम। हु कब लगता है, हुम कब लगता है। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत यही आती है कि हु कहाँ लगाते हैं और हुम कहाँ लगाते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हु हम तब लगाते हैं जब हम सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? जब मैं आई की बात करूंगी, यू की बात करूंगी, ही की बात करूंगी, शी की बात करूंगी, इट की बात करूंगी, दे की बात करूंगी, वी की बात करूंगी, तो उस केस में जो मैं वर्ड लगाऊंगी दैट वर्ड विल बी WHO हु। लेकिन मैं होम कब लगाती हूँ? होम हम लगाते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है बच्चे? जब मैं मी की बात करूंगी, यू की बात करूंगी, हिम की बात करूंगी, हर की बात करूंगी, इट की बात करूंगी, देम की बात करूंगी, अस की बात करूंगी, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे? उस केस में हम होम लगाएंगे। उस केस में हम होम लगाएंगे। हाँ, जिन बच्चों ने ऑलरेडी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े हुए हैं, आई होप उनका रिविजन हो रहा है। 120 रूल्स सारे के सबसे इंपॉर्टेंट 15 रूल्स मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं अगली बात। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था, मिसेस दीक्षित कंसल्टेड एन एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया, डैश शी मेट इन
सोनपुर, जिससे वो सोनपुर में मिली थी। अगर मैं आपसे पूछूं मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, मुझे नहीं समझ आ रहा यहाँ पे क्या आएगा, कहने से मैं सेंटेंस को कंप्लीट करूंगी तो शी मेट हिम करके कंप्लीट करूंगी। क्या ये बात समझ में आई सभी को? मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करूंगी तो शी मेट हिम करके कंप्लीट करूंगी। हिम का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। हिम का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या आएगा? हुम आएगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि आपको हु लगाना है या फिर आपको हुम लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो, जैक इज द मैन आई वेंट फिशिंग विद हिम करूंगी। आई वेंट फिशिंग विद हिम, मैं उसके साथ फिशिंग करने गई। हिम आया, हिम का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या आएगा? हुम आएगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वहां पर ही आएगा या फिर हिम आएगा, ही आएगा या फिर हिम आएगा। अगर ही आएगा तो हु आएगा, अगर हिम आएगा तो हुम आएगा। फॉर एग्जाम्पल गॉट द जॉब, कहने से शी गॉट द जॉब करूंगी। अगर मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करूंगी तो मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट कैसे करूंगी? शी गॉट द जॉब, उसे जॉब मिल गई, शी गॉट द जॉब। शी आया, शी का मतलब क्या आएगा? हु आएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है हु और हुम को चेक करने का। आप देख लो वहां पे शी आ रहा है या हर आ रहा है, ही आ रहा है या हिम आ रहा है, दे आ रहा है या देम आ रहा है, और आपको रिवाइज हो जाएगा कि वहां पे आपको हु लगाना है या फिर वहां पे आपको हुम लगाना है। कोई डाउट? आई होप नहीं है किसी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट। रूल नंबर 3 पर आते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, रूल नंबर 3 क्या कहता है? जब भी हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो मेक श्योर हम सेम चीजों का कंपैरिजन करें। मतलब मैं राम का कंपैरिजन चेयर के साथ नहीं कर सकती, लेकिन मैं राम का कंपैरिजन श्याम के साथ कर सकती हूँ। मैं इंसान का कंपैरिजन भगवान के साथ नहीं कर सकती, लेकिन मैं लॉर्ड विष्णु का कंपैरिजन लॉर्ड शिवा के साथ कर सकती हूँ। मतलब जब भी हम कंपेयर करते हैं हम हमेशा सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करते हैं। वी ऑलवेज कंपेयर सिमिलर थिंग्स। इसका मतलब क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ होगा, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के साथ होगा। तो ये टेबल जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये टेबल जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हर बच्चे को उसके टिप्स पे होनी चाहिए ये टेबल, अगर ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है तो, कि सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस ये सारे होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस ये सारे होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स ये सारे होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस ये सारे होते हैं। ये जो टेबल है, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेबल को आप डेफिनेटली बनाइएगा, बना के रखिएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मैं कंपैरिजन करूंगी मैं इनका आपस में कर सकती हूँ, सिमिलरली मैं इनका आपस में कर सकती हूँ। मतलब सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव के साथ ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव के साथ ही होगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल की, माय पेरेंट्स स्कोल्ड मी मोर देन डैश, मेरे पेरेंट्स मुझे उससे ज्यादा डांटते हैं। यहाँ पे ही लिखा हुआ है, इसका मतलब सब्जेक्टिव केस है। ही का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? कंपैरिजन किसका हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है मेरे पेरेंट्स का और ही का, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम केस में होता है। इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है मेरे पेरेंट्स और ही का। फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे डांटते हैं और ही भी मुझे डांटता है, बट ज्यादा कौन डांटता है? ज्यादा मेरे पेरेंट्स डांटते हैं। कंपैरिजन हो रहा है मेरे पेरेंट्स और ही का। लेकिन अगर आप दूसरे सेंटेंस को देखोगे, यहाँ पर हिम लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ होता है। इसका मतलब कंपैरिजन जो हो रहा है वो मेरा और उसका हो रहा है। अब सेकेंड सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट है, कंपैरिजन मेरा और उसका हो रहा है। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे भी डांटते हैं और उसको भी डांटते हैं, बट ज्यादा मुझे डांटते हैं। दोनों सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो गया। ही को लगाने से मीनिंग कुछ और था, हिम को लगाने से मीनिंग कुछ और था, लेकिन सही दोनों थे, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्टिव केस भी था और यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस भी था, राइट।
बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही बोला है, दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। लेकिन अगर आप थर्ड वाले सेंटेंस को देखोगे गौर से, गौर फरमाइएगा जरा, शी इज टॉलर देन मी, क्या शी का कंपैरिजन मी के साथ हो सकता है? क्या शी का कंपैरिजन मी के साथ हो सकता है? नहीं, ये तो सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? शी का कंपैरिजन मी के साथ नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला गलत है। शी का कंपैरिजन तो सब्जेक्टिव केस के साथ होगा, शी इज टॉलर देन आई। बहुत बार, आई डोंट नो, इनफाइनाइट, मतलब इतनी बार मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा है और बच्चों ने बचपन से पढ़ा होता है। मैम आप गलत बोल रहे हो, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि शी इज टॉलर देन मी, शी इज स्मार्टर देन मी। नहीं बच्चे, मी एकदम गलत होता है। यहाँ पर क्या आता है? आई आता है। शी इज टॉलर देन आई, शी इज टॉलर देन आई, ही इज स्मार्टर देन आई, राइट। चलिए, रूल नंबर 3 क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 तो आप सभी का सबसे पसंदीदा रूल है, आई होप यस। रूल नंबर 4 सबको एकदम बहुत अच्छे से पसंद होगा। ईच और एवरी हमेशा याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रूल नंबर 4। ईच को आप 2 लोगों के साथ भी यूज कर सकते हो, 2 से ज्यादा लोगों के साथ भी यूज कर सकते हो, लेकिन एवरी जो है वो केवल 2 से ज्यादा लोगों के साथ ही यूज होगा। ईच को आप 2 लोगों के साथ भी यूज कर सकते हो, 2 से ज्यादा लोगों के साथ भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो एवरी है वो 2 से ज्यादा लोगों के साथ यूज होगा। बफरिंग हो रही है? आई होप इट इज ओके नाउ। एक बार रिफ्रेश कर लो। एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक हो जाएगा। चलो, दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ईच जो होता है वो एक एडजेक्टिव भी होता है। ईच बॉय सही है, एवरी बॉय भी सही है। ईच और एवरी जो 2 होते हैं वो दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं, वो दोनों नाउन्स के बारे में बताते हैं। इसका मतलब क्या है? ईच बॉय भी सही है। ओके नाउ, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। आई होप ठीक है आप, ठीक है। चलिए, तो ईच बॉय भी सही होता है, एवरी बॉय भी सही होता है, लेकिन ईच ऑफ द बॉयज सही होता है, लेकिन एवरी ऑफ द बॉयज गलत होता है। एवरी ऑफ द बॉयज गलत होता है। इसका मतलब क्या है बच्चे? ईच और एवरी दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन जो ईच होता है वो केवल और केवल, ईच ही केवल प्रोनाउन होता है, एवरी प्रोनाउन नहीं होता है। एवरी इज नॉट अ प्रोनाउन। ईच और एवरी दोनों एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन प्रोनाउन केवल अकेला ईच है, राइट। एकदम सही बोला राशि रानी ने। एवरी जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं होता है, राइट। तो ईच स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, सही है। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड, सही है। मेरा हर बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, एकदम सही है। हर बच्चा बहुत टैलेंटेड है, एकदम सही है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ईच की जगह एवरी लिखने की कोशिश करी तो वो गलत हो जाएगा। एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स इज टैलेंटेड, वो एकदम गलत है। हाँ जी, एवरी वन हो सकता है, लेकिन एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स इज टैलेंटेड नहीं हो सकता है। क्या समझ में आ रहा है कि ये हमारा पूरा का पूरा रिवीजन चल रहा है, ये कंप्लीट रिवीजन चल रहा है टॉप 15 रूल्स का आउट ऑफ दोज 120 रूल्स। मैं ऐसा सोच के पढ़ा रही हूँ कि आप लोग एक बार पढ़ के आए हैं सारे के सारे 120 रूल्स को, और हम पूरा का पूरा रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, क्योंकि मैं इसे एज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों ने पढ़े हुए हैं 120 रूल्स और ये कंप्लीट रिविजन चल रहा है हमारा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले रूल पर आते हैं।
अगले रूल कहता है कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड्स से कनेक्टेड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है एज वेल एज, ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है एज वेल एज, एग्जामिनर बहुत बार इस शब्द से क्वेश्चन दे चुका है। जब भी दो शब्द इन वर्ड से कनेक्टेड होते हैं, अगर लिखा हुआ है राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, बताओ इज लगाऊंगी या आर लगाऊंगी? अगर लिखा हुआ है राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, आप हमेशा हमेशा याद रखना बच्चे, वर्ब जो होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, इसका मतलब आगे इज आएगा, आगे आर नहीं आएगा। एकदम सही बोला कि एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, इन सभी के केस में जो वर्ब होती है इट इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, वो हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगले रूल पर आते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जॉन एज वेल एज मैरी है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? जॉन के अकॉर्डिंग आएगी। जॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या लगाया? वॉन्ट्स लगाया। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? राम के अकॉर्डिंग आएगी। राम सिंगुलर है, क्या लगाया? कीप्स लगाया। पब्लिशर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, पब्लिशर सिंगुलर है, क्या लगाया? हैज लगाया। हाँ जी, चलिए, राइट। सिमिलरली अलोंग विद, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। क्लब मेंबर्स प्लूरल है, क्या लगाया? वर लगाया। अलोंग विद, वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। क्लब मेंबर्स प्लूरल है, क्या लगाया? वॉज अरेस्टेड, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? वर आएगा। तो यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्ब को? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड इट इज इनकरेक्ट। क्लियर हुआ? चलिए स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 5 रूल्स, हमने 5 रूल्स पढ़े हैं। आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, आई थिंक इंटरनेट ढंग से नहीं आ रहा है। सो इसको मैं आगे पार्ट्स में पढ़ाऊंगी आप लोगों को। पार्ट 1 हमने अभी कर लिया, इसको मैं आगे पार्ट्स में पढ़ाऊंगी क्योंकि टेक्निकल इशू हो रहा है जिसकी वजह से फ्लो नहीं बन पा रहा और बीच बीच में बफरिंग हो रही है, तो प्रॉब्लम हो रही है आपको भी और मेरा फ्लो भी थोड़ा सा खराब हो रहा है। तो मैं इसको, हाँ जी, तो आई विल कवर इट इन द कमिंग पार्ट्स, मैं इसको आगे आने वाले पार्ट्स में कवर करूंगी। ठीक है, चलिए तो इसके अगले पार्ट पे हम आएंगे। अभी हमने 5 रूल्स कवर किया, अगले पार्ट पे हम नेक्स्ट 10 रूल्स जो हमारे बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे टुमारो एट 1 PM। हाँ, नेटवर्क इशू आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है, तो वील मीट टुमारो एट द सेम टाइम इस क्लास के लिए। चलिए अब हम 3:30 बजे मिलेंगे। नाउ वी विल मीट एट 3:30 PM फॉर द हिंदू एडिटोरियल सेशन। 3:30 बजे हम द हिंदू एडिटोरियल सेशन में मिलेंगे। चलिए, सो नाउ वील मीट एट 3:30 PM फॉर द हिंदू एडिटोरियल सेशन।